वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस डैम को 1976 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले खतरात से बचाया जा सके। पीपल्स पार्टी, MQM और अवामी नेशनल पार्टी डैम बनने के खिलाफ हैं। तहरीक इंसाफ इस हवाले से हमेशा से न्यूट्रल है। उनका ख्याल है कि चारों सूबे मिल बैठकर इस मसले का हल ढूंढें। खैबर पख्तूनख्वा का पहला एतराज है कि अगर ये डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा। अगर इसकी मालियत का अंदाजा लगाया जाए तो अरबों डॉलर्स बनती है, जो कि कालाबाग डैम मंसूबे की लागत से भी कई गुना ज्यादा है। VLC पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। जब भी मुल्क में तवानाई का बहरान हो, बिजली की कीमत ऊपर जाए, सैलाब आए, काश्तकारी के लिए पानी अवेलेबल ना हो, तो हर किसी के दिल में एक ही ख्याल आता है, एक ही नाम है जो हर किसी की जुबान पे आता है, और वो नाम है कालाबाग डैम का। कालाबाग डैम कहाँ बनना था, कब बनना था, उस पे एतराज़ात क्या क्या थे, उसके फ़वाइद क्या क्या हैं, उसके नुकसानात क्या क्या हैं, इस पे ज़रा एक जायज़ा ले लेते हैं कि लोगों की मेमोरीज में कालाबाग डैम एक दफ़ा फिर रिफ्रेश हो जाए। मलिक अमीर मोहम्मद खान उर्फ नवाब ऑफ कालाबाग 20 जून 1910 को कालाबाग में पैदा हुए। 1958 के मार्शल लॉ के बाद जब मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज हुई तो उन्होंने कालाबाग की ज़रई जायदाद में से 22,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन ज़रई कमीशन के सुपुर्द कर दी। उस वक्त तक किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ज़मीन डैम के लिए इंतहाई मौजूद करार पाएगी। कालाबाग दरअसल सूबा पंजाब के जिला मियांवाली की तहसील ईसा खेल में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़े कस्बा है। जिस जगह कालाबाग डैम बनाने का मंसूबा है वो कालाबाग कस्बा से 16 किलोमीटर के फासले पर है। कालाबाग डैम का तरबेला डैम से फासला 194 किलोमीटर है। आइए जरा कालाबाग डैम के तारीखी पस मंजर को भी देख लेते हैं। बात शुरू होती है 1953 से, यानी आज से तकरीबन 70 साल पहले। माहिरीन की एक टीम पाकिस्तान में डैम बनाने के हवाले से आती है और हुकूमत को रिपोर्ट देती है कि सबसे मौजू मुकाम जहां डैम की ज़रूरत है वो दरियाए सिंध पर मियांवाली के करीब कालाबाग है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस डैम को 1976 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले खतरात से बचाया जा सके। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की टीम फिर से पाकिस्तान आई और इस नतीजे पर पहुंची कि कालाबाग डैम की तामीर मुआशी और तकनीकी हवाले से महफूज और कारामद प्रोजेक्ट है। 1987 में इसकी तामीर का तखमीना लगाया गया, जो उस वक्त के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब रुपए था, और यह डैम 6 साल में मुकम्मल और अप्रैल 1993 तक फाल होना था। मगर उस वक्त की हुकूमत इस पर सियासी जमातों और सूबों की मुखालफत पर कोई पेशरफ्त न कर पाई। 1997 में नवाज हुकूमत ने इस मंसूबे पर पेशरफ्त चाही तो एक बार फिर से सूबों की तरफ से एतराज़ात उठे। फिर 2000 के बाद मुशर्रफ दौरे हुकूमत में इस पर बहस हुई। इसकी दोबारा से फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई, जिसके मुताबिक कालाबाग डैम से तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली और कई लाख एकड़ अराजी सैराब हो सकती थी। मगर सूबों के एतराज़ात से ये मामला एक बार फिर खटाई में पड़ गया। इस डैम पर मुख्तलिफ सूबों के क्या एतराज़ात हैं, आइए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का पहला एतराज है कि अगर ये डैम बन गया तो नौशहरा डूब जाएगा, जो कि सिरे से एतराज बनता ही नहीं, क्योंकि नौशहरा डैम की निचली सतह से 935 फुट ऊंचा है, जबकि डिजाइन में डैम की ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई 915 फुट रखी गई है। यानी पानी की सतह नौशहरा की निचली सतह से भी 20 फुट नीचे होगी। सूबा केपी का दूसरा एतराज यह है कि डैम बनने से पब्बी और मर्दान के इलाके सेम और थोर का शिकार हो जाएंगे। ये एतराज भी समझ से बालातर इसलिए है क्योंकि डैम में पानी महफूज करने का लेवल 915 फुट है, जबकि ये तमाम इलाके डैम की सतह से काफी ऊंचे हैं। सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के महीनों में ही 4 से 5 हफ्तों के लिए पानी का लेवल 915 फुट की सतह पर होगा। इसके बाद
फिर रबी की फसल के लिए पानी फराहम किया जाएगा, जिससे पानी का लेवल खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जून में तो पानी का लेवल 825 फुट तक आ जाएगा। इसलिए इन इलाकों में सेमोथोर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। केपी का तीसरा एतराज यह है कि डैम के बनने से बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे। इस एतराज का हल तो डैम के मंसूबे में ही शामिल है। 2005 के एक सर्वे के मुताबिक अगर 2006 में डैम शुरू किया जाता तो बेघर होने वालों की तादाद 1,20,000 होती, जिनमें 78,000 लोग सुबह पंजाब से और 42,000 लोग सुबह खैबर पख्तूनख्वा से शामिल होते। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे इस मंसूबे में बेघर होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। अलबत्ता जितने भी लोग बेघर होंगे, इन सब की बहाली का बजट भी डैम के बजट में शामिल है। इन तमाम लोगों को हुकूमत न सिर्फ तमाम सहूलियात से आरास्ता घरों पर मुश्तमिल मॉडल विलेजेस बनाकर देगी, बल्कि इन लोगों को काश्तकारी के लिए जमीन भी देगी। इन मॉडल विलेजेस में स्कूल, अस्पताल, वाटर सप्लाई और बिजली समेत तमाम सहूलियात दी जाएंगी। सूबा सिंध के एतराजात कुछ ऐसे हैं। सिंध का पहला एतराज यह है कि सूबा सिंध का पानी रोक दिया जाएगा और सिंध बंजर हो जाएगा। हकीकत यह है कि मंगला और तरबेला डैम बनने से पहले सिंध को 35 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलता था, लेकिन मंगला और तरबेला डैम बनने के बाद इसमें इजाफा हो गया और कालाबाग डैम बनने के बाद सिंध को 1.6 मिलियन एकड़ फुट इजाफी पानी मिलेगा। यानी सिंध को मिलने वाले पानी की मिकदार तकरीबन 48 मिलियन एकड़ फुट हो जाएगी, जिससे सिंध की लाखों एकड़ बंजर जमीन आबाद हो जाएगी। सिंध का दूसरा एतराज यह है कि डैम बनने से क्योंकि सिंध का पानी कम हो जाएगा, इसलिए दरियाए सिंध के साहिल पर मौजूद मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हो जाएगा। मैंग्रोव पानी में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें पानी में होती हैं और ज्यादातर साहिली इलाकों में ही पाए जाते हैं। पाकिस्तान में मैंग्रोव फॉरेस्ट 2,94,000 एकड़ पर फैला हुआ है, जिसमें से सिर्फ 7,000 एकड़ दरियाए सिंध में आता है। इसलिए कालाबाग डैम बनने से मैंग्रोव फॉरेस्ट पर भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ बदगुमानियां हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि आपस में बैठकर तय करने की जरूरत है। आइए अब एक नजर सूबा बलूचिस्तान के एतराजात पर भी डाल लेते हैं। सूबा बलूचिस्तान कालाबाग बंद की तामीर से डायरेक्टली मुतासर नहीं होता, मगर कई कौम परस्त सरदार इस मंसूबे की तामीर को पंजाब की छोटे सूबों से की गई एक और ज्यादती तस्वुर करते हैं। हकीकत में कालाबाग बंद की तामीर से सूबा बलूचिस्तान को कच्ची नहर की मदद से अपने हिस्से के पानी के अलावा इजाफी पानी भी दस्तयाब हो सकेगा। आइए अब यह भी देख लेते हैं कि कालाबाग डैम पर लागत क्या आएगी। 1987 में डैम की मुमकिना लागत का अंदाजा $2150 मिलियन लगाया गया था। 2005 में यही लागत बढ़कर $6,124 मिलियन हो गई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये लागत बढ़ रही है। ताहम कालाबाग डैम अपनी लागत 7 से 8 साल में पूरी कर लेगा। कालाबाग डैम के फवायद तो बहुत हैं जो कि पाकिस्तान की मईशत पर मस्बत असरात का बायस बन सकते हैं, लेकिन अगर हम कालाबाग डैम के नुकसानात देखें तो इसके फवायद के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर हैं। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में सैलाब आए हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है और हजारों की तादाद में जानी नुकसान भी हुआ है। अगर डैम बना लिए जाएं तो सैलाब को रोका जा सकता है और इस हवाले से कालाबाग डैम इंतहाई अहमियत का हामिल है। कालाबाग डैम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें सस्ती बिजली मिल सकती है। कालाबाग डैम से 3600 मेगावाट इंतहाई सस्ती बिजली पैदा होगी। कालाबाग डैम से पैदा होने वाली एनर्जी एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलने के बराबर होगी। यानी अगर कहीं से एक साल में 20 मिलियन बैरल तेल निकलता है तो उस तेल की कीमत और कालाबाग डैम से पैदा होने वाली बिजली की कीमत बराबर होगी। पाकिस्तान में हर साल 30 मिलियन एकड़ फुट पानी डैम ना होने की वजह से समंदर में गिरकर जाया हो जाता है, जिसकी वजह से सालाना 132 बिलियन रुपए का नुकसान होता है। अगर यही पानी डैम बनाकर बचा लिया जाए तो चारों सूबों की लाखों एकड़ बंजर जमीन काबिले काश्त हो सकती है। अगर मजबूरी तौर पर देखें तो कालाबाग डैम बनने से पाकिस्तान के 3 बड़े मसले यानी लोड शेडिंग, सैलाब और ज़रई पानी का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान को सालाना 20 मिलियन रुपए का फायदा भी होगा। सियासी तौर पर देखें तो 3 सियासी पार्टियां
یعنی پیپلز پارٹی، MQM اور عوامی نیشنل پارٹی ڈیم بننے کے خلاف ہیں۔ ان کا تو خیال ہے کہ کالا باغ ڈیم بنے گا یا پاکستان رہے گا۔ جنرل ضیاء الحق سے لے کر یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتیں اس منصوبے پر قومی اتفاق رائے حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ بند تعمیر کر کے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے۔ انہوں نے 2016 میں اس کے مکمل ہونے کی حتمی تاریخ بھی دے دی تھی، لیکن مخالفتوں کی وجہ سے وہ بھی ڈیم نہ بنا سکے۔ 2008 کو وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کالا باغ بند کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا۔ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اعلان کیا کہ اس منصوبے کی قسمت دراصل عوامی رائے پر منحصر ہے۔ فی الحال اس منصوبے کو پس پشت ڈال کر ہمیں دوسرے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور بجلی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے متبادل منصوبوں پر غور کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون، جو کہ ماضی میں کالا باغ ڈیم کی سب سے بڑی حمایتی دکھائی دیتی تھی، 2018 میں اس پارٹی کے صدر اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے صوبہ سندھ میں سدھڑی کے مقام پر بڑے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھی نہیں چاہتے تو کالا باغ ڈیم تعمیر نہیں کیا جائے گا، اور سندھ کی محبت میں 100 ڈیم قربان۔ تحریک انصاف اس حوالے سے ہمیشہ سے نیوٹرل ہے۔ ان کا خیال ہے کہ چاروں صوبے مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں، کیونکہ اس کے بغیر متنازع منصوبہ شروع نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں نے اس منصوبے کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور سخت تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہے اور اس پر کوئی تعمیراتی کام ممکن نہ ہو سکا۔ کالا باغ ڈیم ایک سیزنل کیری اوور ڈیم کی طرح کام کرے گا، یعنی اس میں پانی کا ذخیرہ صرف اس وقت کیا جائے گا جب دریا میں سیلابی صورتحال ہو، جبکہ باقی ماندہ عام دنوں میں پانی کا ذخیرہ نہیں کیا جائے گا اور دریا کی روانی پر اثر انداز ہوئے بغیر ڈیم سے فوائد حاصل کیے جا سکیں گے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے تقریباً 1 لاکھ افراد کو بالواسطہ اور بلا واسطہ روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ ہم نے پچھلے 20 سے 25 سال میں 68,000 میگا واٹ سے زائد بجلی مہنگے داموں دیگر ذرائع سے خریدی۔ اگر اس کی مالیت کا اندازہ لگایا جائے تو اربوں ڈالرز بنتی ہے، جو کہ کالا باغ ڈیم منصوبے کی لاگت سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ وابڈا کے مہیا کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو تمام فوائد کی لاگت کل ملا کر 80 ارب روپے سالانہ بنتی ہے، جبکہ اتنا تو پاکستان نے قرضہ بھی نہیں لیا، جس پر ہم سود در سود در سود ادا کر رہے ہیں۔ 18 ستمبر 2018 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کالا باغ ڈیم ریفرینڈم کیس کا فیصلہ سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستانی قوم کو کالا باغ پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چاروں بھائیوں کو اختلافات ختم کر کے متحد ہونا پڑے گا۔ کالا باغ ڈیم کے اسٹیٹسٹکس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کے سپل وے کی بلندی 79 میٹر یعنی 259 فٹ ہے، لمبائی 3,350 میٹر یعنی 10,991 فٹ، فعال گنجائش 61 لاکھ ایکڑ فٹ، غیر فعال گنجائش 79 لاکھ ایکڑ فٹ، طاس کا رقبہ 1,10,500 مربع میل۔ یہ پاکستان ایک گھر ہے اور ہم سب ایک خاندان ہیں۔ میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ بڑے کو چھوٹوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بڑا کہلانا بہت آسان ہے، بڑا بننا بہت مشکل ہے۔ جب پاکستان اور ہندوستان کے تناظر میں بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہندوستان کو بڑا بھائی ہونے کے ناطے شروع سے بڑا دل دکھانا چاہیے تھا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر میرا یہ یقین ہے کہ پنجاب کو بڑا دل دکھانا چاہیے۔ یہ معاملہ پنجاب کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ کالا باغ ڈیم صرف پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے ہوگا۔ آج پورا پاکستان بجلی کی مہنگائی کے اوپر چیخیں مار رہا ہے۔ خیبر سے لے کے سندھ تک ہر ایک پاکستانی مہنگی بجلی لینے پر مجبور ہے۔ بجلی کے بلوں سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہر سال سیلاب آتے ہیں تو لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں جانیں جاتی ہیں، اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔
اگر کالا باغ ڈیم بنے گا تو اس کا فائدہ سب کو ہوگا. اس کا اونس وفاق پر ہے, پنجاب پر ہے کہ وہ باقی صوبوں کے ساتھ بیٹھیں اور جو غلط فہمیاں ہیں, جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, ان کو دور کیا جائے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھیں اور ان علاقائی اور سطحی چیزوں سے باہر نکل کر ایک قوم ہو کر, پاکستانی ہو کر, پاکستان کے مفاد کے لیے اس طرح کے فیصلے کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.